बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आज से हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को फिर से मैं एक दफ़ा याद करा दूं आपको कि ये वो चीज़ है कि जो हमारी कॉग्निशन में प्रॉब्लम अगर आ गई है या हमने इसको, ये वाली डिस्टॉर्शंस अगर मौजूद हैं, तो ये हमें खाम खा के एक स्ट्रेस में, डिस्ट्रेस में मुब्तला किए रखेंगी। यानी वी विल बी लुकिंग एट द सिचुएशन फ्रॉम अ डिस्टॉर्टेड मिरर, जिसके नतीजे में हमें अपनी शक्ल ठीक नहीं दिख रही होगी, अपनी सिचुएशन ठीक नहीं दिख रही होगी। ये वो चीज़ है, और ये फिर बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस में, एंजाइटी में, यू नो, यू ऑल दोज एस्पेक्ट्स जो कि हमें फिर आगे इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ लेके जाएंगे। बिकॉज इसको इसलिए अच्छी तरह से समझ लें, बिकॉज जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करेंगे और देखेंगे कि उसमें इमोशंस को हमने किस तरह से उस पर गौर करना है, तो उसमें ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस बड़ा रोल प्ले करेंगी। ये भी बड़ा रोल प्ले करेंगी इसके अलावा भी। जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हमने आज अभी पहली की है ऑल और नथिंग थिंकिंग के हवाले से। इसमें अगर कोई चीज़ हो, कोई सवाल हो, तो ये मोस्ट वेलकम। जी, हमें आसिफ का क्वेश्चन आया हुआ है चैट में। दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा है, तो आई विल रीड इट आउट। इट सेज, how are irrational beliefs and cognitive distortions related to each other in terms of their gradual development in individuals? देखिए, ये जो बात है कि इर्रेशनल बिलीफ कैसे बन जाता है, वो तो आपके एक्सपीरियंसेस से बन जाता है। और ये इर्रेशनल बिलीफ्स हैं जो अल्टीमेटली, जिस तरह मैंने इसमें शो करने की कोशिश की है, कि हमारे ये इर्रेशनल बिलीफ्स जो मेजर हैं, यानी वैसे तो मैंने ये गुजारिश की कि सारे ही कोई ना कोई रोल प्ले कर सकते हैं इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस में, लेकिन जो मेजर इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं, वो ये वाले इर्रेशनल बिलीफ्स बन जाते हैं। इर्रेशनल बिलीफ्स बेसिकली हमारे एक्सपीरियंसेस से हमारी एब्स्ट्रैक्शंस होती हैं। यानी हमने एक चीज़ एक्सपीरियंस की और उसको जिस नज़र से देखा है, जिस पर्सपेक्टिव से देखा है, उसके नतीजे में कुछ चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट की हैं। ये इसको इस पहलू से देख लें तो ये एब्स्ट्रैक्शंस होती हैं। इसको दूसरे पहलू से देख लें तो ये हमारी लैडर ऑफ इन्फ्रेंसेस से निकाले हुए नताइज होती हैं। ठीक है जी, ये जो इर्रेशनल बिलीफ्स हैं, और फिर इर्रेशनल बिलीफ्स दे रिजल्ट इन आवर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। हम जब उन इर्रेशनल बिलीफ्स के लेंस के थ्रू ज़िंदगी को देख रहे होते हैं, तो मिसाल के तौर पर अगर ये इर्रेशनल बिलीफ है आपका दैट आई मस्ट बी कॉम्पिटेंट इन एवरीथिंग दैट आई डू, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि फिर इंसान इस स्ट्रेस में रहेगा कि मैं उस चीज़ को अवॉइड करूं जिसमें मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूं। उसमें मेहनत करने के बजाय मैं उसका अवॉइडेंस का एटीट्यूड इख्तियार कर लूँगा। तो ये हमारे किस तरह से हमारे रवैयों में ज़ाहिर करेंगे, ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के थ्रू हमें पता चल जाएगा इंशाल्लाह। जी, इस सवाल का जो सेकंड पार्ट है वो आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया वैसे, तुम्हारे साथ मैं फिर भी पढ़ देता हूँ। वो ये है कि मोर ओवर, which one leads to the other? That is, whether irrational beliefs cause cognitive distortions or cognitive distortions develop irrational beliefs. इनिशियली तो ऐसा ही है जी, कि इरेशनल बिलीफ्स जो हैं वो दे रिजल्ट इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, बट देन ये जो पूरी साइकिल है इंसान की परसेप्शंस की, इंसान की जो परसेप्शंस की साइकिल है, वो असल में इट गोज़ इन सर्कल्स। चुनाचे अब वो उनको मज़ीद सपोर्ट भी करेंगे और स्ट्रेंथन भी करते चले जाएंगे। तो आपको इसके बारे में जब ये कॉन्शियसनेस पैदा हो जाएगी, अगर कॉन्शियसनेस नहीं है तो फिर बड़ी मुश्किल है कि इसमें से निकल सकें। आपके लिए वही रियलिटीज़ होंगी, वही टोटल फैक्ट्स होंगे जो जिस तरह से मैं ज़िंदगी को देख रहा हूँ। ये तो आम तौर पर देखने में आपका भी शायद हुआ होगा ना, कि सम पीपल जस्ट थिंक दैट वट एवर दे आर सेइंग और वट एवर हाउएवर दे आर लुकिंग एट अ सिचुएशन इज़ दी होल ट्रूथ, और उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। यानी यही है, मुझे पता है, मैं उसके साथ 10 साल से रहता हूँ, मुझे पता है कि वो ऐसे ही करता है। तो इसके बाद इस चीज़ का इम्कान ही कोई नहीं कि इस दफ़ा हो सकता है कि डिफरेंट किया हो। इसका कोई इम्कान ही ख़त्म कर देते हैं वो। तो ये वो विशेष साइकिल है जिसके अंदर फंस जाती है। तो दे सपोर्ट ईच अदर एज वेल, बट जनरली व्हाट हैपेंस इज, इसको ज़हन में रखना है कि इन दोनों से हम वाकिफ़ नहीं होते।
यानी ऐसा नहीं होता कि इंसान ये सोच रहा होता है कि मैं ऑल और नथिंग थिंकिंग का शिकार हूँ, या वो सोच रहा होता है कि मैं ये इरेशनल बिलीफ नंबर वन के प्रॉब्लम में हूँ। वो असल में इसको एक टेकन फॉर ग्रांटेड चीज़ दे रहा हूँ। यानी ये और मैं करूँ क्या, मतलब इफ़ आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इन एनी एवरीथिंग आई डू, देन आई एम इनकॉम्पिटेंट। ये मेरे लिए एक फैक्ट है। मैं इसको इस तरह से नहीं सोच रहा था कि मैंने कुछ सोचा है या इस पे मैंने कोई क्रिटिकल थिंकिंग की है। ये मेरा एक फैक्ट है और टेकन फॉर ग्रांटेड तरीके से मैं चल रहा होता हूँ। ये जो बिलीव्स हैं आपके, यानी एक तो वो बिलीव्स है ना जो रिलीजियस बिलीव्स होते हैं, वो हमारे आम तौर पे कॉन्शियस ही होते हैं आम तौर पे। बल्कि वो सिर्फ कॉन्शियस उसकी वो सिर्फ बोलचाल की हद तक ही रह जाती है कई अक्सर औकात। ये वो बिलीव्स हैं कि जो आपकी ज़िंदगी पे डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, जिसके ज़रिए से आप ज़िंदगी को देख रहे होते हैं। ये वो आपकी कंस्ट्रक्शंस की, यूँ समझ लें कि फोर वॉल्स बना देते हैं कि जो मैंने ज़िंदगी को परसेप्शन जो मेरी होंगी, मेरे पर्सपेक्टिव जो होंगे, वो इसके अंदर रहते हुए बनेंगे। तो इस लिहाज से ये ये प्रैक्टिकली बड़ी डिफरेंट चीज़ है। यानी मैं आपने ये देखा होगा, ये बहुत लोग कहते हैं कि ठीक है, मतलब अपना अपना मज़हब है लेकिन हम सारे एक ही बात करते हैं। इस लिहाज से ठीक है ये बात। यानी आप अगर कभी गौर करके देखें तो जिस मज़हब को या जिस चीज़ को हम मजहबी तौर पर पेश कर रहे होते हैं, बस वो कुछ रिचुअल्स का नाम है और हम सारे उसी तरह से, किसी के कुछ रिचुअल्स हैं, किसी के कुछ हैं, सबकी इज्जत की जाए, ख़त्म हो गई बात। और किसी पर क्यों तनकीद की जाए, या ये क्यों कहा जाए कि हम इस लिहाज से ठीक जगह पे खड़े हैं, ये क्यों इस तरह की बात की जाए। लेकिन इस मामले में ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं सारे, तो वहाँ पर हमने इम्पोर्टेंस नहीं दी। ये इम्पोर्टेंस ले चुके हुए हैं, हमारी ज़िंदगियों को शेप करते हैं विदाउट इवन आवर नोइंग इट। एब्सोल्युटली। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं क्विकली यहाँ शेयर करूँ मोहित साहब, मुझे जब किसी ने कभी तवज्जो दिलाने की कोशिश की मेरे किसी ऐसे इरेशनल बिलीफ की तरफ या किसी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की तरफ, तो मैं व्हाट आई फाउंड माई सेल्फ डूइंग वाज कि मैं उसको जस्टिफाई करना शुरू हो गया कि या अगर तवज्जो दिला भी दी किसी ने, और व्हाट आई रियलाइज नाउ इज कि मैं उसको जस्टिफाई एक्सटर्नलाइज ही कर रहा था। यानी मैं बिल्कुल। उनको एनवायरनमेंट में उसके सबूत दिखाना शुरू कर देता। राइट राइट। राइट राइट। और आप वही कॉन्फर्मेशन बायस को ध्यान में रखें, जिस सबूत को आप ढूंढ रहे होंगे वो आपको मिल भी जाएगा। एब्सोल्युटली। जो लास्ट पार्ट है आसिफ के क्वेश्चन का, वो है कि व्हाट अप्रोचेस आर रिकमेंडेड टू एड्रेस बोथ इफेक्टिवली। ये जो इरेशनल बिलीफ है ना जी, इनके बारे में तो अवेयरनेस खुद इसको ठीक करने का बायस बन सकती है। महज सिर्फ अवेयरनेस, ये मेरा बिलीफ है, ये ठीक नहीं है, अनरीजनेबल बिलीफ है। ये जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं, इनको एक दफ़ा कंप्लीट कर लें हम, ये पहले इसको समझ लें पूरी तरह से। यानी ये मिसाल के तौर पर ये किधर किधर आपकी ज़िंदगी में अप्लाई कर रही है, ऑल और नथिंग थिंकिंग। या आप कभी ये सोचते हैं या कभी इस चीज़ में पढ़ते हैं कि अगर कोई प्लान टूट जाए तो आप एक शदीद किस्म की नो लो फील करने लग पड़े, ये तो अब ज़िंदगी का मज़ा ही ख़त्म हो गया, इस तरह से, और फिर ज़िंदगी वापस आ जाती है लेकिन फिर अगली दफ़ा वही होता है। यानी ये ऑल और नथिंग थिंकिंग हो रही है इस वक्त। हम्म, ये इस तरह के एस्पेक्ट्स जो हैं, या ये बात कि मेरी मेरी बेगम साहिबा ने लेट्स से माय बर्थ शी मिस्ड माय बर्थडे, इट मीन्स शी डजंट लव मी। वो सारा दिन काम करती रही मेरे लिए, सारा दिन वो कुछ ना कुछ कर रही हैं, कुछ ना कुछ ठीक कर रही हैं, लेकिन मुझे उस चीज़ ने आके फंसा लिया कि जो मिस कर रही है। ठीक है, इंसान है। अच्छा, जब मैं मिस करता हूँ तो मैं कहता हूँ यार मैं इतना बिजी था कि मैं मिस कर दिया। जब दूसरा मिस करता है तो मैं उसको एक्सप्लेन कैसे करता हूँ, थोड़ी देर के लिए गौर करके देखिएगा। हाउ डू आई एक्सप्लेन दीज थिंग्स इन माई माइंड, बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच विल क्रिएट इमोशंस इन यू। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ यार शी इज सो बिजी दैट शी फॉरगॉट, इसके बाद मेरे अंदर कोई इमोशंस नहीं पैदा होंगी बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने उसको कंस्ट्रक्ट इस तरह किया है दैट उसके लिए मैं प्रायोरिटी नहीं हूँ। अब देखें क्या होता है। ये मेरी कंस्ट्रक्शन है, उसने बोल बोल के तो नहीं कहा, मतलब शी डिड नॉट कम एंड टेल मी कि भाई बात ये है कि आप मेरी प्रायोरिटी नहीं है। तो इसके बाद तो मैं कह दूं कि उसने कहा है।
वरना मैं असल में उसके एक्शन से इन्फ्रेंसेस निकाल निकाल के अपने आप को ख़राब कर रहा होता हूँ। तो ज़िंदगी में कुछ चीज़ें तो आजमाइशें वो हैं जो हालात से, लोगों के ज़रिए से हम तक आती हैं, और ज़्यादा आजमाइशें वो हैं जो हम जिसमें हम अपने आप को डाल लेते हैं। तो एड्रेस करने का तरीका तो ये है कि जब आप अवेयर हो गए कि ये मेरा बिलीफ है, ये मे दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन, आपने उसको पॉइंट आउट कर दिया, तो मेयरली दिस अवेयरनेस विल हेल्प यू गेट ओवर इट इफ़ यू आर कॉन्शियस ऑफ इट, यू नो दिस इज़ नॉट राइट। ऐसा नहीं होता। ये अगर आपने समझ लिया है तो बस वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और अब इसको ज़रा चेक करने लग पड़े किधर किधर मेरी सोच में वो आता है। ये जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं, इनके बारे में मैं इंशाल्लाह आपके साथ एंड पे आई विल शेयर सम स्किल्स दैट यू कैन यूज़, और वो ये सब पर अप्लाई होती हैं चूंकि, तो फिर मैंने उनको एंड पे रखा है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ों पर ये अप्लाई हो जाती हैं। ये एब्सोल्युटली। दो तीन छोटे छोटे कमेंट्स अगर मैं जल्दी से मोहन साहब कर दूं। जी। एक 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 वॉच आउट है जो मैं अपने लिए भी इस वक्त क्रिएट कर रहा हूँ और साथियों से भी शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये कि ये जो कॉग्निटिव बायसेस और इरेशनल बिलीव्स हम अभी पढ़ रहे हैं, इनके बारे में भी हम कॉग्निटिवली बायस ना हो जाए, यानी ऑल और नथिंग माइंडसेट में ना आ जाए कि ओहो हो, ये तो सारी खराबी मेरे अंदर मौजूद है तो मेरे साथ तो सत्यानाश हो गया। तो वी हम्म। हैव टू, एंड द रीजन आई से दैट इज कि पार्ट ऑफ माय कोचिंग एंड ट्रेनिंग आपके साथ भी, और मजीद भी जो मुझे मौका मिला उसमें, एंड पार्शली आंसरिंग आसिफ्स क्वेश्चन इन माय लिमिटेड कैपेबिलिटी इज कि इनको तोड़ने का तरीका ये होता है कि पहले आप उसके अंदर क्रैक्स पैदा करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो बहरहाल बिलीफ्स हैं। वो बिल्कुल। एक झटके में या एक दफा वाइप ऑफ करने से वो हमारा लेंस साफ नहीं हो जाएगा। तो पहली एब्सोल्युटली। सक्सेस ये है कि उसकी अवेयरनेस जो आ गई उससे उसी वक्त उसमें क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए। असल में वो अवेयरनेस खुद एक क्रैक है। एग्जैक्टली exactly. और फिर वो वक्त के साथ तहरील भी हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल। अगर अगर इस पर आप खड़े रहेंगे, बिकॉज ऑल और नथिंग थिंकिंग ही एक उसकी एक एग्जांपल ये भी है कि अगर आपने कोशिश की है कि मैं इसको ठीक कर लूँ और नहीं ठीक कर पाए, लेट्स से बहुत सारा प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, लेकिन किसी मेजर जगह पे गलती हो गई है, तो आप गिव अप ही कर दें कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, आई एम ए टोटल फेलियर। ठीक है। तो इस तरह के मसाइल में ना पड़ें, ज़िंदगी को, उस जर्नी को जारी रखना है। तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। ऐसा नहीं कि ये बहुत मुश्किल होता है। अवेयरनेस इज द की बेसिकली। प्लस मोहित साहब ये जर्नी भी है, क्योंकि जैसे ही एक लेवल ऑफ अवेयरनेस और एक लेवल ऑफ ग्रोथ आ जाएगी उस वक्त अपने अंदर नई कमजोरियां भी दिखना शुरू हो जाएंगी, वो एक बिल्कुल। हायर लेवल ऑफ ग्रोथ लेके जा रही होंगी। बिल्कुल। जी फातिमा, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये बहुत एक्सपीरियंस करती हूँ। आई गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स, आप बताना कि फिर बेस्ड एग्जांपल्स हैं कि नहीं। कि जैसे मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करती थी एंड लाइक प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, बट देन आउट ऑफ फियर ऑफ फेलियर नॉट गोइंग फॉर इट। तो राइट। क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से ये थी कि मतलब आई शुड बी द बेस्ट। ये हो जाए, हो सकता है, ये बिल्कुल बिल्कुल होती है जी, ये एग्जांपल हो सकती है बिल्कुल। यानी यू हैव टू बी, ये उस इरेशनल बिलीफ नंबर वन की, टू की, कि आई हैव टू बी कॉम्पिटेंट इन एवरीथिंग आई डू, और वो कॉम्पिटेंस का म्यार भी मैंने डिटर्मिन किया हुआ है, और अगर मैं उस पर नहीं हूँ तो मैं उसको अवॉइड ही कर जाता हूँ। यस, एंड आई यूज टू अवॉइड, और अभी तक मुझे लगता है मैं बहुत सी चीजें अवॉइड कर देती हूँ आउट ऑफ फियर ऑफ फेलियर, कि मैं एक्सेल नहीं कर सकूंगी तो। एंड देन लाइक दिस, मेरी क्लास में एक एग्जाम सॉर्ट ऑफ था, तो उसमें आई कुड नॉट परफॉर्म, लाइक अगेन आई वाज लाइक नॉट द बेस्ट तो मुझे नेगेटिव फीडबैक मिली। और उस नेगेटिव फीडबैक से मुझे इतना बुरा इम्पैक्ट हुआ, इतना मेरे अंदर इतनी शेम आ गई, इतनी शेम आ गई कि लिटरली मुझे उसके बाद क्लास में जाना वाज अ टास्क फॉर मी। मुझे होता था मैं राइट। क्लास ही मिस कर दूं।
मतलब जाऊं ही ना। और ब्रेक में मुझे होता था कि बस मैं अपने पीयर्स से इंटरेक्ट ना करूं, मैं कहीं बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाऊं। राइट, सो वो राइट। भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो ऑल और नथिंग थिंकिंग थी, बिकॉज आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट, सो एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि जी इसका तो बेस्ट होगा। हम्म। बट वो नहीं था, नहीं हुआ। राइट, और उसने राइट। मुझे बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब किया। इसमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है ना वो देखने की एक और भी है, मतलब एक चीज़ ये है कि मैंने अपने आप को जिस जगह पे दूसरे ने मुझे प्लेस किया, मैंने अपने आप को उधर प्लेस खुद भी कर लिया है। वो अब ये रिफ्यूज टू प्लेस योर सेल्फ देयर। यू सी, यू आर बेसिकली अ लर्नर, एंड अ लर्नर विल मेक मिस्टेक्स। और ये इसको बोलना शुरू कर दें कि मैं अगर सीख रही हूँ तो सीखते हुए तो गलतियाँ होंगी। जब आप कुकिंग सीखेंगे तो कुछ खराबियाँ भी होंगी। लेकिन अगर आप कुकिंग के एक्सपर्ट के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करेंगे और ये बताएंगे कि आई एम द बेस्ट हेयर, ये बताना है, ये साबित करना है, तो उसमें इम्कान ज़्यादा है कि फेलियर होगा, और फेलियर बड़ा डिसहार्टनिंग हो जाएगा। दूसरी चीज़, सम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर नॉट अवेयर, वी आर नॉट वेरी गुड एट गिविंग फीडबैक। मतलब ये कहना कि एक लर्नर को ये कहना कि तुमने अच्छा नहीं किया, एक लर्नर से ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो अच्छा नहीं करेगा, और ये बताना चाहिए कि आप किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। ये आपकी ज़ाहिर है नहीं जिम्मेदारी, ये इसका बारे में आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन व्हेन यू आर इन अ पोजीशन टू हेल्प अदर्स, हमेशा ये याद रखें कि फीडबैक भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो हम इंशाल्लाह व्हेन वी गो इनटू रिलेशनशिप्स, तो हम मैं उसमें ये आपको बताऊंगा कि क्रिटिकल फीडबैक देने के तरीके क्या होते हैं। हाउ डू यू गो अबाउट गिविंग क्रिटिकल फीडबैक। दूसरे ने किस तरह से देखा है, दूसरा किस तरह से देख रहा है, दूसरा किस तरह समझ रहा है, इस चीज़ को पहले तो मैंने ऑब्जर्व करना है एज अ कोच और एज अ गाइड और एज अ टीचर। मैं अगर यही नहीं जानता हूँ तो फिर तो मैं अपने ज़हन को उसके ऊपर लागू कर रहा हूँ कि मैंने जिस तरह से सोचा इस तरह तुम्हें भी सोचना चाहिए था। ये तो मैं दे नहीं सकता। सिर्फ तो डिस्करेज इसमें होता है इससे मतलब आदमी। आई वांटेड टू नो कि ये ऑल और नथिंग थिंकिंग की एग्जांपल होगी कि इतना ज्यादा डिसहार्ट हो जाना। इसमें दूसरी चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं। यानी ये बात कि ऑल और नथिंग थिंकिंग भी है। ऑल और नथिंग थिंकिंग ये होगी, ज़्यादातर ये होगी कि आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, लेकिन आपका टोटल फोकस जो है ना वो इस पर हो गया कि जिसमें मैं ख़राब हूँ, और उसमें डिसहार्टनमेंट की तरफ जा रहे हैं। या मिसाल के तौर पर आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें एक रिलेशनशिप में मौजूद हैं, लेकिन आपकी पूरे का पूरा फोकस उस पर जो मिसिंग है। हम अभी और भी करेंगे, वी विल बी टेकिंग अप दीज कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन सारी जब करेंगे ना, तो उसमें यू विल बी मोर एक्यूरेटली बी इन अ पोजीशन टू प्लेस इट कि ये असल में ये है। वैसे मेंटल फिल्टरिंग ये होती है, ये हम अगला जो आएगा, कि जिसमें हम असल में सिर्फ इसको इग्नोर कर देते हैं कि अच्छा क्या है। ठीक है। यानी इसी तरह से एक बहुत ही रिलेटेड, उससे काफ़ी क्लोज है, जिसको कहते हैं डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव्स। डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव्स में हम इग्नोर नहीं करते कि अच्छा क्या है, लेकिन उसको डिस्काउंट कर देते हैं कि यार ये तो कोई भी कर सकता था। यानी मैथमेटिक्स में मेरे अच्छे नंबर आए हैं, ये तो कोई भी ले सकता था। उसको वो ठीक है। वैल्यू नहीं देते हैं। उसको वैल्यू नहीं देते, और जिसमें बुरा बुरा हो रहा है उसको हाईलाइट कर देते हैं। सो इसमें ऑल और नथिंग थिंकिंग ये हो सकती है कि जैसे पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन कोई एक चीज जो है ना वो आपके राइट, राइट। मुताबिक नहीं थी, तो यूर लाइक ओ गॉड, दैट्स इट्स इट, माई इट्स अ डे इज बैड रूइंड। डे। यस, इट्स राइट, अ बैड डे। एग्जैक्टली। अब आप उस पूरे दिन पे फैला देंगे उसको। बिल्कुल, ये हो जाएगा। और ये इसका इम्पैक्ट जो है, इसको समझना है कि ये सिर्फ एक मेंटल कोई एक्सरसाइज नहीं है। असल में इससे मेरी ज़िंदगी पर, क्योंकि मैं ये वाकई समझ रहा होता हूँ, यानी मैं ये वाकई देख रहा होता हूँ कि लाइफ इज़ सच अ मेस। ये जुमले बोल रहा होता हूँ, मैं इसको जनरलाइज कर करके बता रहा होता हूँ कि द डे इज़ टोटली रूइंड। ठीक है। मैंने इतनी मेहनत करके एक फंक्शन अरेंज किया, बैलून उस रंग के नहीं आए जिस रंग के मैं चाह रहा था, तो अब मैं ये समझता हूँ कि द पार्टी इज टोटली रूइंड। ये वाला जो है ना, और इसको मैं वाकई समझ रहा होता हूँ, जिसके नतीजे में मेरे अंदर वो फीलिंग्स डेवलप हो रही होती हैं कि यार कोई भी, यानी अक्लमंदी नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं होता ज़िंदगी में। है ना। मैं देखने की कोशिश करूँ
कितना अच्छा केक आ गया था, सब कुछ हो गया था, टाइम पे लोग आ गए थे, टाइम पे सब कुछ अरेंज हो गया था। बैलून ही थे ना जो नहीं थे टाइम कलर के, यू नो, इस So नौइयत की basically, चीज़ें। desire for perfection. Right? It creates that. It creates that. All or nothing thinking is going to lead you to perfection. If things are not perfect, then they are total disasters. ये हो जाएगा। And then मतलब उसका आगे it will lead you to unhappiness. एब्सोल्युटली। ये है मसला असल में, ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हमारी इमोशंस को इम्पैक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, अक्सर औकात इम्पैक्ट यही कर रही होती हैं। ये है बात असल में। Thank you. यार और साहब एक और चीज मैंने एक्सपीरियंस की इस हवाले से, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि एक अच्छा तरीका इंस्टेंटली कॉग्निटिव बायस को, इस बायस को आइडेंटिफाई करने का और रिलेटिवली इससे जो ड्रामा क्रिएट हो रहा है लाइफ में उससे निकलने का ही भी होता है कि उसको हम जल्दी से टाइम के हवाले से और सिचुएशन के हवाले से जरा कॉन्टेक्चुअलाइज करके देखें। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि जैसे एक मेंटी है मेरे, तो फ्यू डेज अगो, लिटरली 2 3 डेज अगो, उनकी मुझे एक कॉल आई बड़ी फ्रैंटिक सी कि अभी आपके पास टाइम है तो आई वांट टॉक। उन्होंने कहा कि मुझे अभी बॉस ने बुलाया था मेरे, एंड ही वर्क्स इन अ वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। मेरे बॉस ने मुझे बुलाया था और उन्होंने अभी मुझे फीडबैक दी है कोई 1 घंटा बिठा के, और उसमें उन्होंने मुझे ये 2 खराबियां बताई, वो 2 प्रोजेक्ट्स उसमें गड़बड़ हो गई। फिर उन्होंने मुझे जिक्र किया कि एक कॉलीग हैं कोई और सीनियर, उन्होंने भी आके मेरे बॉस से ये कहा कि मैं इनके साथ काम, एंड आई वुड रादर वर्क विद समवन एल्स, आपकी टीम में मैं इनके साथ काम नहीं करना चाहता। हम्म। तो ये 2 चीजें, एंड द वे ही वाज डिस्क्राइबिंग इट वाज के कैटास्ट्रोफी हो गई है और मेरा करियर खराब हो चुका है और खत्म हो चुका है। तो व्हाट आई फेल्ट, व्हाट आई सॉ वाज कि ऑल आई डिड इज 2 थिंग्स विद हिम। एक, उनसे मैंने कहा कि अच्छा, क्या आपके बॉस ने ये इन वर्ड में आपसे कहा है कि आपका करियर इस वक्त नेगेटिवली इफेक्ट हो चुका है? तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने तो बड़ी स्पेसिफिकली उन्हीं 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की है। तो मैंने उनसे यही एडवाइस उनको ये किया कि आपको फिर उसी तरह देखना चाहिए उसको। अगर आपके हम्म। बॉस आपको कह रहे हैं कि इन 2 प्रोजेक्ट्स में, उन्होंने कहा नहीं लेकिन उन 2 प्रोजेक्ट्स में मेरी गलती नहीं थी और उसमें किसी और का कसूर था। तो मैंने उनको ये मशवरा दिया कि आप ठीक है, ये बात और इसका मौका भी आपके पास आएगा, अभी आपको आज जॉब से निकाला नहीं गया। यू हैव द रेस्ट ऑफ द होल ईयर, एट अप्रोप्रिएट टाइम आप अपने बॉस से जाके इस बारे में बात कर सकते हैं कि जी वो जो आपने फीडबैक बिल्कुल। दी थी उसमें मेरी। दूसरा, आई आस्क्ड हिम कि जो जिससे मुझे एहसास हुआ कि उनको बहुत शदीद इमोशनल पेन था, वो ये था कि वो जो दूसरे कॉलीग ने आके उनसे जिक्र कर दिया कि वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते। और तो उसको आई द वे आई हेल्प हिम कॉन्टेक्चुअलाइज वाज कि क्या आपका ये ख्याल है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सैकड़ों लोग काम करते हैं वो सारे के सारे आपसे मोहब्बत करते हैं? हम्म। नन ऑफ देम थिंक्स हाई और लो ऑफ यू। तो उन्होंने कहा राइट। नहीं, यकीनन ऐसे लोग होंगे जो मुझे बहुत पसंद नहीं करते होंगे, रीजनेबली और अनरीजनेबली। वैसे कि इस हवाले से अगर आप देखें तो उन्होंने तो अच्छा किया, बजाय से कि वो दिल में रखते, उन्होंने आके आपको बॉस को बता दिया, नाउ यू नो। एंड सडनली आई कुड सेंस कि उनकी टोन उसी वक्त रिलैक्स होना शुरू हो गई, एंड ही स्टार्टेड फीलिंग अ लॉट बेटर, एंड लॉट मोर राइट। कॉन्फिडेंस केम बैक सडनली इन हिम कि हाँ, वो राइट। प्रॉब्लम जिसको वो एक कैटास्ट्रॉफी की तरह देख रहे थे वो तो एक्चुअली एक रिलेटिवली मामूल की चीज है बिल्कुल। और उससे डील किया जा सकता है। और फिर अब देखें एक और रास्ता भी खुल गया सिर्फ उनके बोलने से। नाउ आई कैन अप्रोच हिम एंड आस्क हिम कि प्लीज़ हेल्प मी आउट। व्हाट मेक्स पीपल uncomfortable working with me? Because this is what I know, so can you please help me out with this? मैं अपने आप को ठीक करने की तरफ भी आता हूँ। अच्छा, इसको मैग्निफिकेशन भी कहते हैं जी। यानी आपने एक चीज़ उठाई, उसको इतना मैग्नीफाई कर लिया है कि अब वो कैटेस्ट्रॉफी बन गई है। एब्सोल्युटली। और ये बड़ी अच्छी, आपने बिल्कुल ठीक वर्ड यूज़ किया है इसके लिए, कंटेक्चुअलाइज करना है उसको। यानी बहुत सारी चीज़ें ठीक है ना, वो मिस क्यों हो रही हैं? उसको मिनिमाइजेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन और मिनिमाइजेशन भी एक डिस्टॉर्शन है ना। मैग्निफिकेशन उस चीज़ की कर दी जाए जो नापसंदीदा है, और मिनिमाइज उस चीज़ को कर दिया जाए कि जो पसंदीदा है। और ये आपने जो अभी उसका एक एनालिसिस किया, ये बड़ा जबरदस्त है। जस्ट रियलाइज कि ही एक्चुअली सेड दीज थिंग्स जो आप कह रहे थे अभी, कि वो स्टार्ट यहाँ से हुए थे। शुरू में वो कह रहे थे कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल भी हुआ तो बस मैं थोड़े टाइम के लिए गया, फिर मैं वापस आ गया। वो बताना चाहते हैं अपनी जॉब को कितनी अहमियत देना। हम्म।
और सडनली आफ्टर द कॉन्वर्सेशन ही गॉट टू अ पॉइंट वेरी सेड कि हाँ आई कैन एक्चुअली, अच्छा किया मेरे बॉस ने एक्चुअली मुझे बता दिया इन कॉन्फिडेंस कि वो कौन साहब थे जिन्होंने आगे जिक्र किया है। तो मैं वैसे तो वो बड़े रीजनेबल आदमी है, तो मैं जाके उनसे किसी वक्त जरूर बात कर लूंगा और पूछने की कोशिश करूंगा कि मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। तो वो डायरेक्शन जो था वो अचानक से आउटवर्ड्स और डिफेंसिव की जगह इनवर्ड्स और प्रोग्रेसिव हो बिल्कुल बिल्कुल। गया। अदनान आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आज तो आपने ऐसा टॉपिक छेड़ दिया कि समझ ये नहीं आ रही किस पर बात करूं और किस पर नहीं करूं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा, क्विकली फर्स्ट थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना, देन आई हैड अ लिटिल बिट कंफ्यूजन इन एग्जांपल्स, वो मैं बाद में लेता हूँ। पहले तो ये कि आपके जब कल ये सुन रहा था तो मुझे अपना मैट्रिक के रिजल्ट का एक्सपीरियंस याद आ गया। अब हम सभी शायद इससे गुजरे होंगे, तो अपना एक बेंच मार्क सेट किया होता है एक मार्क्स का। तो मैं अपने टीचर के साथ जो है वो गज़ट, उस टाइम पर आपको याद होगा गज़ट्स मिलते थे बैंक से, तो उसमें मार्क्स आते थे। तो उनके साथ गया, वो बाहर आए, उन्होंने देखा मेरा, जाहिर है मैं साथ था, तो फर्स्ट मेरा रोल नंबर देखा, वो जो मार्क्स देखे तो आई वॉज टोटली ब्लैकड आउट। रीज़न वॉज कि जो नंबर मैंने साजिश के लिए मैं मेहनत कर रहा था वो नहीं आए थे। और मज़े की बात ये थी कि उससे सिर्फ 14 मार्क्स कम थे। राइट। यानी कि जितने लेने थे उससे सिर्फ 14 मार्क कम थे, और आई वॉज ब्लैकड आउट फॉर हाफ अ डे एक्चुअली। मैं घर पहुंचा हूँ, अम्मी को बताया, मुबारकबादों के कॉल्स भी आ रही थी, बट आई वॉज फेल टू रियलाइज कि वो कितने नंबर हैं, मगर वो उतने नहीं थे जो मैंने अपने लिए एक बेंच मार्क सेट किया हुआ था। राइट। तो और ये रहा है मेरे साथ, ये तो एक एग्जाम्पल आपको बताऊं, ये रहा है। अच्छा, मैं पहले भी ये जिक्र किया था कि जाहिर है ये सारी बातें तो हम समझ रहे हैं आपके थ्रू, लेकिन मैं कैसे हमेशा बाहर आता रहा हूँ, और वो दो बातें रही हैं एक्चुअली। एक तो ये कि शायद मैं कभी भी ज़्यादा सैड रहना नहीं चाहता था, मतलब दिस वॉज अगेंस्ट माई नेचर। तो जब भी फंसा हूँ इसमें, कभी आवर्स के लिए और कभी डेज के लिए भी, डिफरेंट सिचुएशंस में। लेकिन ये रीज़न एक ये रही है जो अभी इस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बेंचमार्क्स की या हाई एक्सपेक्टेशंस की और परफेक्शनिज्म की, वो रही है। लेकिन ये कि ये रियलाइजेशन कि यार क्या फ़ायदा इसमें, मतलब अब परेशान रहकर। और दूसरा है कि कुछ सिचुएशन भी ऐसी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली के, रह भी नहीं सकता, क्योंकि जब आप जाते हैं तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी इन डिफरेंट वेज बहुत लो हो जाती है। सो वो मैं अफोर्ड भी नहीं करता था लाइफ में। तो ये दो वजह, और फिर जाहिर है आप सुनते हैं डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट, उस टाइम पे अशफाक साहब को बहुत सुना, और डिफरेंट लाइफ में डिफरेंट लोगों को ऐसे जो कि थोड़ा बहुत हल्की फुल गाइडेंस देते हैं, तो वो ये कॉम्बिनेशन ऑफ देम ऑलवेज टुक मी आउट ऑफ दिस। और बेसिक एक ये चीज़ के, एक्चुअली आई एम नॉट अ परफेक्शन। आप जो एक लफ्ज यूज करते हैं ना कि वी आर वर्क इन प्रोग्रेस, ये आई डोंट नो हाउ इट वाज ऑलवेज अ रियलाइजेशन इन लाइफ कि कुछ ना कुछ ठीक होते रहना है, इसके बगैर नहीं जिंदगी चल सकती। तो ये क्विक सी एक एक्सपीरियंस शेयर करना था बहुत इससे रिलेटेड। ज़बरदस्त। ये एक एटीट्यूड बन जाता है जी। ये देखें, ये आपकी हैबिट बन गई है। रादर देन जस्ट ब्रूडिंग ओवर थिंग्स, जस्ट स्टेइंग डिप्रेस्ड, इस चीज़ के बारे में सो मैं इससे छोड़ो, आप बंद, ख़त्म, आगे चलो। यानी लाइफ हैज़ टू गो मूव फॉरवर्ड। ये जो एटीट्यूड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एटीट्यूड है कि ठीक है, होती है, दुख भी हुआ, सब कुछ हुआ, रो लिया, अब आगे चलते हैं। यानी ये थोड़ा सा ये ज़रा यूँ समझ लें कि मे बी इट सीम्स टू बी अ लिटिल कोल्ड। इट इज़ नॉट कोल्ड। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में वो फीलिंग नहीं हो रही होती, फीलिंग हो रही होती है, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होता है, आगे चलना है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब मतलब ये बचपन से ही था मेरे अंदर भी, ये बचपन से था, काफ़ी हद तक था, लेकिन अब मज़हब ने आकर उसको बहुत सपोर्ट भी कर दिया कि ये तो है ही टेम्पररी सब कुछ, और इसने टेम्पररी रहना है, दुख भी आने हैं, मुश्किलें भी आनी हैं, ठीक है, आगे देखो अब क्या करना है। तो ट्रू। ज़िंदगी में तो बहुत सारे हादसात हो जाने हैं। ये तो आपने बिल्कुल जबरदस्त बात की कि जिस वक्त तो खास तौर पर अब मोर एंड मोर जो इसको जो हम जाहिर है आपको बात सुन रहे हैं जावेद साहब को तो बस सालों के सुनते हुए, कि ये जो कनेक्शन जब भी बनता है और ऐसे टाइम पर कि कनेक्शन ऑफ दिस लाइफ एंड आफ्टर लाइफ, तो वो बहुत हेल्प करता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है इस राइट। सिचुएशन में। ये बिल्कुल बिल्कुल सही। आप सही अभी कह रहे हैं, देखिए, बिल्कुल। आपने जितनी अच्छा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, ये आपने बताया, मैं इशफाक अहमद को सुन रहा था, उनको सुन रहा था, इनको,
ये मैं यही बात करता हूँ कि आप किन कॉन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व हैं, इससे आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आ जाती हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव होती है ये बात। कॉन्वर्सेशंस आपकी ट्रांसफॉर्म कर देती हैं आपको, या मजबूत कर देती हैं। जिस चीज़ पे अगर आप ठीक जगह पे खड़े हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मजबूती पैदा कर देती हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरा आदमी कैसा है, जो फ़र्क पड़ता है वही कि आपकी बातचीत क्या हो रही है। इसलिए क्योंकि वो आपके इंटरनल प्रोसेस का हिस्सा बननी शुरू होती है। यू कीप इंटरनलाइजिंग दैट, यू कीप थिंकिंग अबाउट दैट, यू इवन स्टार्ट ड्रीमिंग अबाउट इट कि ये होना है, इस तरह ट्रू, करना है मुझे। वेरी ट्रू। एग्जैक्टली, यू स्टार्ट एग्जैक्टली, ड्रीमिंग अबाउट इट, एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बड़े मजे की बात है। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो और सही। बिल्कुल, ये सॉरी मैं फिर ऐड करूंगा, और ये आपने जो हाईलाइट की बात की, अब जैसे मैं भी बता रहा था कि अच्छा, मिसाल के तौर पर अभी मैं जावेद साहब को इस्लामिकली जब हम उनको सुनते हैं, तो मेरी बड़ी कोशिश होती है कि आपको पता है, जाहिर आप वीडियोज आती हैं जो कि उनकी टॉपिक के नेगेशन में भी आती हैं। सो मेरे बड़ा डिफिकल्ट होता है, बट आई ट्राई टू लिसन, आई गिव टाइम कि यार ये क्या कह रहे हैं, कि दूसरा राइट, पॉइंट ऑफ व्यू क्या आ रहा है। मैं उसे एग्री बिल्कुल करूं या ना करूं, जो भी है, समटाइम्स वी इवन स्टार्ट लिसनिंग इट विद ऑलरेडी अ बायस, मे बी ये होगा, लेकिन फिर भी आई पुश माई सेल्फ कि ऑलवेज लिसन अदर पॉइंट ऑफ व्यूज एज वेल। राइट। जैसे कि आपको सब पता ही है कि शवाक साहब सूफीज्म तो वो तो नहीं कभी भी माना, मगर उनकी बातों में जो लाइफ में अच्छी बातें थी वो हम सिर्फ वो वाली ले ली, और जो बिल्कुल चीजें नहीं लेने की थी वो छोड़ दी, तो आगे चल ली है। बिल्कुल। थैंक यू अच्छा जी, सर, बहुत सॉरी शुक्रिया आपका जी। थोड़ा सा और टाइम लूंगा मैं। ये एग्जाम्पल में थोड़ी सी कंफ्यूजन है जो आपने कल दी है। एक तो जैसे पेरेंटिंग के ऊपर आपने कहा कि आई लूज, जब भी आप टेम्पर लूज करते हैं तो आप समझते हैं कि यू आर अ टेरेबल पेरेंट, या जिम की या डाइट की एग्जांपल दी। अच्छा, मुझे बताइएगा इसको राइटली समझने के लिए कि क्योंकि अब मैं अपने आप को मार्जिन नहीं देता बेसिकली, जब गलती होती है तो मार्जिन जीरो है। उसकी वजह यह है कि वो अगर मार्जिन देने पर आए तो वो रियली आप में लेजीनेस क्रिएट कर देता है। लेकिन क्या इसको समझने की ये जरूरी, ये आप कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जब ये गलती हुई, आपने अपने आप को क्रिटिसाइज किया, बट देन मूव ऑन। लेकिन क्रिटिसाइज तो करना जरूरी है ना, मतलब अगर मैंने चाइल्ड के साथ टेम्पर लूज किया है, तो द मोमेंट वो आप रियलाइज करें तो यू शुड से योरसेल्फ कि दिस इज रॉन्ग, व्हाई यू हैव डन इट, व्हाई यू हैव लॉस्ट द टेम्पर। बट देन आफ्टर एन आवर, जो भी आपका टाइम जोन है उसमें फिर यू मूव ऑन। इज दिस व्हाट यू वांट टू से, या अपने आप को हर दफा क्रिटिसाइज ही नहीं करना, मतलब? नहीं नहीं, क्रिटिसाइज आपने आप यू शुड क्रिटिसाइज योर एक्शन। एक तो ये कि अपने लिए एट्रीब्यूटिव ना बनाएं उसको, आई एम अ टोटल फेलियर, आई कांट वर्क, मैं ये नहीं कर सकता, दिस इज़ बियॉन्ड मी। इस तरह के अल्फाज ना बोलें, नंबर एक। क्योंकि ये अल्फाज भी, जिस तरह मैंने आपसे अभी कहा ना कि कॉन्वर्सेशन इम्पैक्ट करती हैं, ये कॉन्वर्सेशन भी जो मेरे अपने साथ हो रही होती हैं ये भी इम्पैक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, मैंने इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, नंबर एक। मैंने फॉल्स को नोट करना है, लेकिन फॉल्स के बारे में ये एटीट्यूड नहीं होगा कि अच्छा ये देखें मैंने फिर खा लिया, मेरा ख्याल है ये डाइटिंग मेरे बस की बात ही नहीं है, और छोड़ के बैठ गए। दिस वुड बी रॉन्ग। यानी गलतियां होनी हैं, गलतियां होती रहेंगी, हमने आगे बढ़ना है, उन गलतियों को ठीक करने की कोशिश करनी है। वो कोशिश तो इसके बगैर हो नहीं सकती कि हम गलतियां नोट करें। आपने जो सही, ये बिल्कुल फरमाया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। rather than हम्म criticizing that, we should critically analyze that कि what happened, why did I miss it। ठीक है, don't criticize yourself, there's no need to criticize yourself। when you criticize yourself it will be like you are no good। There's no reason to say that you're very good, you are, you are good enough। the thing is that you are also human and you make mistakes, but we learn through, if we are learning through mistakes, then the mistakes are a great opportunity। but if we are not learning through mistakes, then it's a total loss। तो मुझे उसको टोटल लॉस नहीं ठीक है। बनने देना, मैंने उससे सीखना है और आगे बढ़ना है और अच्छा करना है। मैंने जो गलती की, अगर मैं प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार रहा हूँ, तो अगर फिर हो गया हूँ आज, तो मैंने ये देखना है कि क्या हुआ था। ठीक है, यानी क्या मसला हुआ था, मैंने अपनी विल पावर को क्यों लूज़ कर दिया इस मौके पर, इसका थोड़ा सा एनालिसिस करना है और उससे निकल जाना है फिर। और इसके अंदर ये अज़म पैदा करना है कि मैंने इससे अब बेहतर होना है।
ये फॉल्स जो हैं ये मेरे लिए बहुत बड़ी एसेट्स हैं, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दे विल अलाउ मी टू अंडरस्टैंड माई वीकनेसेस एंड ओवरकम देम इफ पॉसिबल, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द गाइडेंस। वेलकम जी। जी राफिया, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम मोई साहब, कैन यू हियर मी? वालेकुम अस्सलाम। जी जी। मोई साहब, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हो सकती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कजन ऑफ माइन जस्ट मूव्ड फ्रॉम लाहौर टू कराची and she has a daughter and about 7 years old, and she said, yeah, please help her to get into the school, you know, whatever school. I tried whatever connections I had, and she said, nahi, aapne try nahi kiya. And you know, she's my chacha's daughter, and she said, no, I don't even want to speak to you. I said, I tried. If your daughter couldn't pass the test, I'm sorry, but I did try. I really tried hard. तो इस किस्म की जो होती है दिमाग में कि माय चाइल्ड हैज टू गेट इनटू द बेस्ट स्कूल एंड यू कैन डू इट एंड ऑल, ये सोसाइटी के प्रेशर्स के 3 year old और 6 year old को ट्यूशन दिलवाए जा रहे हैं बिकॉज दे हैव टू गेट इनटू द एलीट स्कूल। इसको हम किसी तरह खत्म कर सकते हैं। Everyone can't get into the best schools. Everyone is maybe a mediocre. Everyone is not that bright. But I myself feel that I wasn't the best student, but I've got along in life. So yeah, it's hurtful because you know you don't want to नहीं, break off मैं relationship. नहीं समझा, सही आपकी बात नहीं समझा। यानी आप क्या चीज़ पूछ रहे हैं, इसमें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से क्या मुराद है? व्हाट मेरा एग्जैक्टली मतलब आर यू ये कि पॉइंटिंग टू इट? मतलब ये कि वो उसके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस उसके दिमाग में ये है कि जी people around you, relatives around you, she's got it कि जी I've come from Lahore and I know that people who are my related can get my child into the best school and they have their connections, and 6 year old को मैंने ट्यूशन दिलवाई है। तो एक पर्सनल सी चीज उसके दिमाग में बैठ गई है कि आप करवा सकती थी, एंड आई मैंने बहुत कोशिश की। तो ये एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन नहीं है उसके दिमाग में कि जी वो नहीं, हम सोसाइटी इस का वक्त ऑल और नथिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी होती हैं। इस वक्त हम इस पे बात कर रहे हैं। ये जो बात आपने की है ये एक बुरा एटीट्यूड है। यानी इसके अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं, आपने भी अल्फाज जो इस्तेमाल किए मीडियोकर होने का, आपने कहा कि आई वॉज नॉट ए गुड स्टूडेंट। असल में वो म्यार क्या है जिस पे आपने परखा कि यू आर नॉट ए गुड स्टूडेंट? व्हाट वाज द स्टैंडर्ड? अभी जिस टेस्ट के स्टैंडर्ड पे बात कर रहे हैं वो बच्चे को परखने के लिए बनाया गया है या अपने एक स्टैंडर्ड को रखा गया सामने? यानी ये बच्चे में क्या क्वालिटीज़ हैं ये डिटर्मिन कर रही है चीज़, या ये डिटर्मिन कर रही है कि ये बच्चे में ये 10 क्वालिटीज़ या 6 क्वालिटीज़ या 4 क्वालिटीज़ जो जो हम वैल्यू करते हैं वो है? तो ये क्या यूनिवर्सल वैल्यू की चीज़ें हैं? क्या ये जो वैल्यू करते हैं वो लोग, वो मिसाल के तौर पर आइंस्टाइन के बचपन में उसमें थी? क्या एडिसन में थी? यानी इन लोगों के स्कूल्स में तो ये लोग शायद एडमिशन ना पा सकते, ठीक है? बिकॉज यू सी द प्रॉब्लम इज दैट व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑन विच यू आर ट्राइंग टू मेजर योर चाइल्ड्स एबिलिटीज़? ये पहले तो आप खुद इसको डिटर्मिन कर लें कि क्या ये एक यूनिवर्सल चीज़ है, इसको होना भी चाहिए, इस एज पे हर बच्चे को ये आना चाहिए, ये कोई अल्लाह ताला का हुक्म है? सबसे पहले तो इसको, इसके नतीजे में होता ये है जो अभी आपने आपने कई हैं अल्फाज कुछ बोले हैं कि कुछ लोग अपने आप को मीडियोक्रिटी और इस तरह की चीज़ें हम अपने आप को लेबल करने लग पड़ते हैं। आई वॉज नॉट ए गुड स्टूडेंट, राइट नाउ। ये किसने बताया आपको यू आर नॉट ए गुड स्टूडेंट? ये खुद एक आपकी पूरी की पूरी एक बिलीफ सिस्टम है जो कि आपकी सोसाइटी से इंस्पायर होके मिला हुआ, आपने बनाया हुआ है, और तो कहीं से नहीं आया ये। यानी आर यू अ गुड सिंगर? नहीं भाई साहब, फैक्ट्स तो हैं। माय brothers were much brighter than me, and No, they they were not ended up brighter in than you. I'm sorry. They were not brighter than you. They were more according to the standards looked by the schools. Whatever the schools wanted from a child, they presented it more compliantly, maybe.
इसको ब्राइटनेस नहीं कहते। मतलब आपका क्या ख्याल है कि ब्राइटर लोग सिर्फ स्कूलों में ही होते हैं? यानी जो अकल जो है, यानी जो इंटेलिजेंस है, वो सिर्फ स्कूल्स में पाई जाती है? इज दिस व्हाट? और अगर ऐसा है तो फिर आज तक जितने भी आपके उलूम हैं, जितने भी उलूम हैं, उनके जो मास्टर्स रहे हैं वो किन स्कूलों से पढ़े? मतलब मोजार्ट ने किसी एकेडमी से एजुकेशन हासिल की थी म्यूजिक की? बीथोवन ने हासिल की थी? वो ब्राइट नहीं थे। ब्राइटनेस किसने डिसाइड करनी है? ब्राइटनेस की डेफिनेशन किधर से आई है? इसको थोड़ी देर के लिए गौर करना चाहिए रुक के। सिर्फ इसलिए कि किसी ने नंबर अच्छे ले लिए इसका मतलब है कि वो ब्राइट है? नहीं, वो उस स्टैंडर्ड के ऊपर है जो स्टैंडर्ड इज बीइंग सॉर्ट आउट। मैं उस स्टैंडर्ड मैं पे आपको नहीं हूँ। एक और एग्जांपल देती हूँ। राइट नाउ अमेरिका में बेहद कंपटीशन है जॉब्स के लिए, एंड एवरीवन इज, और 90% आएंगे तो आई विल बी एबल टू गेट अ जॉब। तो इतनी कट थ्रोट कंपटीशन है कि जिनके बच्चे नहीं 90% कर रहे, वो डिप्रेशन में है कि मेरे बच्चे को तो जॉब नहीं मिलेगी, सिचुएशन इज वेरी बैड। तो ये अपने आप को पेन देने वाली बात है पेरेंट्स के लिए। मैं अपने अपने बच्चों को देखती हूँ कि भाई ठीक है, नहीं आएंगे तो नहीं जाएंगे बेस्ट यूनिवर्सिटी, बट नहीं, बट जॉब नहीं मिलेगी, लाइफ कैसे जाएगी? तो ये सब चीजें, इसका इसका कोई ना कोई तरीका है कि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें, या आई डोंट नो, या मुझे समझ नहीं, नहीं आपने आई। की ना हेल्प। आपने कोशिश की हेल्प करने की, नहीं हो सका। ये जो बात है कि जॉब नहीं कर सकेंगे, तो इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो कि पूरी बड़ी भरपूर ज़िंदगी गुजार के दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जिन्होंने जॉब्स कभी नहीं की। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये देखें, कुछ पैराडाइम्स हैं जिनके ऊपर जब मैं गौर करने लगता हूँ तो पता ये चलता है कि उनमें से कोई चीज़ भी इट इज़ नॉट होल्डिंग इट्स ग्राउंड। डिप्रेशन तो आपकी मर्ज़ी है ना, डिप्रेशन का शिकार हो जाएं। मतलब ये जो ये जो इधर उधर न्यूयॉर्क के अंदर जब आप जाते हैं तो लोगों ने ठेले लगाए हुए होते हैं, उनकी खुशी में कोई कमी होती है? डू यू थिंक दे आर नॉट लिविंग अ फुलफिलिंग लाइफ? व्हाट इज इट दैट यू लुकिंग फॉर योर चाइल्ड? कि वो एक स्टैंडर्ड पैटर्न के ऊपर एक कामयाबी की ज़िंदगी गुजारे। वो स्टैंडर्ड पैटर्न किसने बनाया है? सोसाइटी खुश ने। नहीं, उसको मैंने एक्सेप्ट किया है ना। आज मैं एक एडल्ट हूँ, मैं मेच्योर माइंड हूँ, मैं उस सोसाइटी के बनाए हुए पैटर्न के ऊपर गौर कर सकता हूँ। लेकिन मैंने अगर नहीं करना गौर, तो नहीं करना, मर्जी है मेरी। फिर डिप्रेशन का शिकार रहूंगा तो रहूंगा, क्या कर सकता हूँ? बच्चे भी उसी विशेष साइकिल में पड़ गए हैं, और वो तो डाल आई दिए नो। ना हमने। हमने उनको ना इस पे सपोर्ट किया, स्कूलों से भी। देखिए क्या हुआ, फिर से वही बात वापस आते हैं। हमने बच्चों को जिन कॉन्वर्सेशन में डाला है वो हैं ही यही, और कुछ है ही नहीं। वरना इस पे सोच के बताएं ना। यानी इस पे ज़रा थोड़ी देर के लिए सोच के बताइए ये, कि आप अपने आप को ये समझती हैं कि मैं इस चीज़ में अच्छी नहीं थी, इस वजह से मैं कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं थी। किसी चीज़ में अच्छी थी आप, वो क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है? हाँ, वो क्यों राइटिंग में इम्पोर्टेंट बहुत नहीं है? अच्छी हूँ, तो या वो क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है? राइटिंग में अच्छे होने का तो मतलब ये है कि आप बाकी सब्जेक्ट्स की तो स्किल ही सारी राइटिंग है। राइटिंग में अच्छी है तो फिर आप ब्राइट कैसे नहीं है? इसका तो मतलब सिंपल सा ये है कि बहुत सारे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था। तो ये होना कोई ज़रूरी है? यानी हर आदमी जिसका मैं इस पे थोड़ी देर के लिए गौर करके देखें। मोटराट कोई इस दुनिया में इम्पोर्टेंट आदमी है? बीथोवन कोई इम्पोर्टेंट आदमी है? उसका इंटरेस्ट नहीं है एक चीज़ में, तो नहीं है। क्यों उसको उस जगह पे हम लेके आना चाहते हैं कि नहीं, वो मिडियोक्रिटी के अंदर आ जाए? मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, ये जो इस वक्त बड़े बड़े नाम है ना, इनमें से अक्सर लोग अपने पैशन और अपनी अपनी कमिटमेंट की वजह से बड़े हुए हैं। ये अपनी डिग्रीज की वजह से बड़े नहीं हुए। या आई गेस यू आर राइट, बट बस वो, you just feel कि I wish you could help them, you wish you would, they wouldn't think like that, but आप किसी को रोक नहीं सकते। बड़ा अच्छा It जज्बा है is जी। what it is. It इसको भी is समझ what it लेना is. चाहिए कि हमारी अपनी कुछ लिमिट्स होती हैं। हम पहले अपने आप को हेल्प करें, और हम दूसरे को हेल्प एक हद से ज़्यादा नहीं कर सकते। उसने जो सोचना है वो सोचना है। वो भी तो अपनी बेचारा कॉन्वर्सेशन के अंदर फंसा हुआ है ना।
जी ठीक है मोहित साहब, थैंक यू वेरी मच। जस्ट हैव टू हैंडल इट बेस्ट पॉसिबल। बिल्कुल। शुक्रिया, बहुत बहुत या शुक्रिया। बिल्कुल। थैंक एक क्विक कमेंट मोहित साहब, सब साथियों से इस माजरत के साथ कि आज बहुत ज्यादा वक्त ले रहा हूँ मैं, वो ये कि आई गेस सोसाइटी को ठीक करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट काम कोई भी इंसान कर सकता है वो अपने आप की अपनी ग्रोथ, इंडिविजुअल ग्रोथ पर फोकस करे। इससे बिल्कुल। ज्यादा ना हम कुछ कर सकते हैं, और ये सबसे यूजफुल काम है करने के लिए। कोई भी रेवोल्यूशन किसी भी सोसाइटी में कभी भी वो टॉप डाउन नहीं आती है, वो छोटी छोटी लाखों रेवोल्यूशन होती है। बिल्कुल। बिल्कुल। और दूसरा क्विक कमेंट, मुझे आज ही मैं सुन रहा था, जो बॉब रॉस, द फेमस पेंटर जिन्होंने डेमोक्रेटाइज किया पेंटिंग को, ही डिफाइंड टैलेंट एज परसूड इंटरेस्ट। बिल्कुल। विद कमिटमेंट, विद कमिटमेंट एंड परसेवरेंस। एब्सोल्युटली, इस आई रियली लाइक द वे ही सेड परसूड इंटरेस्ट, फॉलोड नहीं, बिल्कुल। हॉबी नहीं, परसूट बिल्कुल। की। अगर आपने उस इंटरेस्ट की तो सब कहने लग जाएंगे ये तो बड़ा टैलेंटेड आदमी है, या औरत बहुत है। ज़बरदस्त बात है वाकई, बहुत ही ज़बरदस्त बात है। और ये जो जितने आप इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, चाहे वो हार्वर्ड है, अमेरिका में है, जिधर मर्जी है, सिवाय स्कूल्स के लेवल तक अगर आप देख रहे हैं तो फिनलैंड के अलावा और थोड़े से चंद स्कूल्स हैं जापान में, ये असल में आपको सिर्फ अपने म्यार पे ढालने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते। ये मैं आपको जानदारी से बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता, कि ये आपके इंटरेस्ट और आपके इंटरेस्ट को और आपकी एंगेजमेंट को और आपको एक मुकम्मल इंसान समझ कर नहीं, वो आपको एक ब्रिक इन द वॉल समझ कर काम करते हैं। यू हैव टू बी मॉडल्ड एज द रेस्ट ऑफ द ब्रिक्स, एंड इफ़ यू आर नॉट बीइंग मॉडल्ड देन यू आर अ फेलियर। तो ठीक है, अगर यानी ये मैंने आपको बिल्कुल वाज़े तौर पर ये बता दिया कि ये है एजुकेशन का सिस्टम हमारा। अब आपने ये इसी के हिसाब से अपने बच्चों को बनाना है, बना लें। और अगर बच्चा इसको बनने से इनकार कर दे तो शायद आपको इसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसको इंसान बकरी बनाया हुआ है। अदरवाइज फिर ठीक है, इफ़ वी वांट टू मेक ब्रिक्स इन द वॉल्स देन लेट्स मेक ब्रिक्स इन द वॉल्स। ट्रू। जी फरियाब अनम्यूट कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर आज का जो टॉपिक था उससे मुझे वो याद आ गया जब हम हजरत आदम और इब्लीस का जब किस्सा सुन रहे थे, तो उसमें एक पॉइंट रेज हुआ था कि इब्लीस ने हजरत आदम को सिर्फ उसके ऊपर कंसंट्रेट कराया जो उनके पास नहीं था, रादर देन वो पूरा कुछ जो उनके पास था। तो सर ये हमें इससे अवेयर होना चाहिए कि ये तो एक हमारी बड़ी एक इन्नेट सी हमारी वीकनेस है जो हम्म। कि हजरत आदम से चली आ रही है। सही है। तो बस बिल्कुल ठीक। इसकी एक बस इसमें अवेयरनेस। फोकस करना शुरू कर दें, यानी इसके जी बारे में सर। कि बहुत कुछ है। जी मेनी सर। थिंग्स आर सर राइट। सर बहुत बहुत लाइफ चेंजिंग होती है ये वाली जो एक्सरसाइज होती है, टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट यू हैव रादर देन व्हाट यू राइट। डोंट हैव, राइट। एंड एंड दैट अप्लाइज ऑन योर एबिलिटीज एज वेल। एब्सोल्युटली इट डज, इट डज। तो बस सर ये सुन के मुझे ये याद आया, तो मैंने कहा कि सही बात इसमें है। थैंक यू जी। थैंक यू सर। जी मोहम्मद उमर, आप अनम्यूट कर लीजिए। अलैक्म सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। बहुत शुक्रिया सर। सर आज का काफ़ी बढ़िया है। इसमें बस मुझे एक बात पूछनी है सर। जैसे इसके फोकस के बारे में सर, जैसे हम किसी बिलीव में फंस गए हैं तो हम चाहकर भी उससे मतलब अपना आप को बाहर नहीं निकाल सकते, तो उसमें फंसे रह जाते हैं और कोशिश भी करते रहते हैं कि भाई चलो लेट गो कर दें चीज़ों को, लेकिन उसके बावजूद भी बस उसी में फंसे रहते हैं। फिर बाकी चीज़ों को झटको, फिर वापस से वो 1-2 मिनट के बाद में वापस से पकड़ लेती है। मान मिसाल तौर पर बच्चे को डांट दिया किसी बात को ऊपर, तो अब वो पकड़े रहेगी चीज। अब उससे निकलो फोकस करने के लिए कि भाई चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, हो गया। तो जो नेगेटिव चीजें होती हैं उनमें हमारा फोकस ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता।
लेकिन जैसे पॉजिटिव चीजें हैं जहाँ हमने अपना फोकस लगाना है, वहाँ चाह कर भी हम अपना फोकस नहीं लगा पाते हैं। बार बार अपने आप को पकड़ के लाना होता है कि भाई बैठो, फोकस करो। और जहाँ चीजें नेगेटिव होती हैं वहाँ ऑटोमेटिक हम उसमें से जाकर फंस जाते हैं, कि उसमें से निकलने के लिए भी बहुत एफर्ट करना पड़ता है, तब भी नहीं निकल पाते। हम्म। तो इन दोनों सिचुएशन को बैलेंस कैसे किया जाए सर? उसके लिए अगर कोई एक्सरसाइज हो सकती हो या कुछ और हो तो उसके बारे में। जो आमतौर पे पॉजिटिव चीज़ें होती है ना जी, मसलन आपकी रोज़ के दिन की मेहनत, ये बात कि मैंने रोज़ एक्सरसाइज करनी है, मैं रोज़ एक्सरसाइज के लिए, मैं रोज़ वॉक के लिए जाऊंगा, ये द एक्ट इटसेल्फ इज़ नॉट वेरी मूविंग। ठीक है जी, ये जो वॉक पे जाना है खुद, ये बहुत सेटिस्फाइंग नहीं होता। जबकि मिसाल के तौर पर नेगेटिव जो चीज़ आप सोच रहे होते हैं कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो इसमें मुझे ये सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है कि यार मेरी, मतलब मेरी कोई इसमें गलती नहीं है, ये दूसरे की वजह से हो रहा है। एक नौयत की मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है। लेकिन वॉक पे जाना, ये जो बात है, इट यू हैव टू हैव अ लॉन्गर टर्म विजन फॉर दैट, जो आपके लिए मूविंग हो, और फिर आप उसको तोड़ के इधर तक लेके आते हैं कि मैंने इसके लिए आज भी मेहनत करनी है, और फिर उस मूव अप उस विजन से हो रहे होते हैं जो लॉन्ग टर्म विजन होता है, और इसके लिए मेहनत आप आज कर रहे होते हैं। ये है जो उसके अंदर थोड़ा सा एक गैप है। ठीक है, यानी आप मिसाल के तौर पर एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, इस अच्छे इंसान को मिलने के लिए, बनने के लिए आप जिद्दोजहद कर रहे हैं, और मेरे से आप पूछेंगे कि इसके लिए आपको मूव क्या चीज़ कर रही है, तो वो आखिरत की कामयाबी है जो मौत के भी बाद आनी है। तो आप समझ रहे हैं, यानी वो जो उसका जो मूविंग है, उसका जो ड्राइव है उसकी, इट इज़ फार अहेड फ्रॉम व्हाट इज़ हैपनिंग टुडे। इसलिए कई दफ़ा ये हो जाता है कि वो चीज़, वही जो मैंने आपको बताया था, वो चीज़ इम्पॉर्टेंस के बावजूद अर्जेंट नहीं महसूस हो रही होती। आपको अर्जेंसी को सेटिस्फाई करके ना, तो एक नौयत की, या अर्जेंसी को मीट करके एक नौयत की सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि यार ये मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम था, आज ही करना ज़रूरी था, वो मैंने कर लिया। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ है कि जो आज करने से भी असल में कल भी करना पड़ेगा, और परसों भी करना पड़ेगा, और फिर रोज़ करते 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 आगे बढ़ना है हमने। ये जो एस्पेक्ट है, इसके लिए आपको जब तक कि वो आपकी ड्राइव असल में एक लॉन्ग टर्म विजन में ना हो, वो करनी बड़ी मुश्किल होती है। एंड दैट इज़ व्हाट क्रिएट्स दिस काइंड ऑफ अ गैप जिसकी आप जिक्र फरमा रहे हैं। बाकी नेगेटिव फोकस के हवाले से जो हमारी एक आदत डेवलप हो जाती है, वो असल में ये है कि हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि जो चीज़ मिसिंग है उसकी तरफ तवज्जो दिलाई जाती है। यानी आपको आपके टीचर्स ने भी उन्हीं, वो फिर से उसी बात पर आ जाएं कि मेरी कॉन्वर्सेशंस मुझे फॉर्म करती हैं। आपके टीचर्स ने भी कभी आपको ये नहीं कहा कि भाई उमर आप इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, मेरा ख्याल है इसमें आगे बढ़ें और इससे देखें कि दूसरे सब्जेक्ट्स में भी कितना फ़र्क पड़ेगा। नहीं, आपको हमेशा टीचर्स ने भी यही बताया कि ठीक है, बाकी सब ठीक है, इस सब्जेक्ट में तो बहुत वीक हो ना। आपके पेरेंट्स ने भी यही कहा होगा, मोस्ट लाइकली, कि इस जगह पे तुम वीक हो, इस जगह पे ठीक होना चाहिए। यानी इंसान अपनी वीक, हर आदमी किसी ना किसी चीज़ में वीक है। वो जो टीचर आपको बता रहा है वो भी किसी ना किसी चीज़ में वीक है, बहुत वीक है। ठीक है, लेकिन वो बता नहीं रहा। ठीक, वो अपनी स्ट्रेंथ के अंदर वो पढ़ाता भी है, सब कुछ करता है, आपको वो कहता है अपनी वीकनेसेस को कवर करो। मेरे ख्याल में ये जो हमारी बचपन से एक कंडीशनिंग हुई हुई है, इसके नतीजे में हमें नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करने में ज़्यादा वो जोर नहीं लगता है। वी जस्ट टेंड टू डू दैट। एक इनहेरेंट उसके अंदर मौजूद है कि इस तरफ जाना चाहिए, ये गलती है, ये प्रॉब्लम है, इस तरफ जाना चाहिए। ठीक है जी, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हम समझते हैं कि तो होनी ही चाहिए थी, दिस इज़ हाउ इट शुड बी, तो उसमें फोकस नहीं करते ज़्यादा। जबकि वो ऐसे नहीं हो रही कि वो हो रही है बस, उसके लिए आप कुछ नहीं, आपने कुछ किया है, समथिंग इज़ हैपनिंग। वो हमारे एक टीचर थे ना, प्रिंसिपल साहब थे, तो उनसे उन्होंने कहा कि इस दफ़ा हमारे अंग्रेज़ी का रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आया है। तो मैंने कहा क्यों आया है, ये दिस इज़ व्हाट आई आस्क्ड हिम कि क्यों आया है। तो उन्होंने कहा क्या मतलब, नहीं आना चाहिए था। नहीं, मैंने कहा मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने तो पूछा है कि क्यों आया है, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते क्यों आया तो कल फिर नहीं आएगा। तो वी नीड टू नो why are things working, why are things not working, both are important. बेहतर। थैंक, शुक्रिया सर। मोस्ट वेलकम जी। तो उसमें
एक बात और है जी, वो जो एक्सरसाइज हमारी चल रही थी जी, तो उसमें मैंने वो वहां तक कर लिया, उससे क्या बोले हैं, जो हमारे प्रिंसिपल हैं, जो हमारे एक्शन ड्राइव होते हैं हमारे गोल्स से। तो अब उसके बाद में जो उसका अगला स्टेप है सर, कि हमने उसे एक्शन में ढालना है राइट। प्रिंसिपल। तो वो एक्शन डिटरमाइन नहीं कर पा रहा सर राइट। कि कौन सा प्रिंसिपल है जिसके लिए मुझे ये, जैसे मेरा अपना प्रिंसिपल है ऑनेस्टी का, तो वो कौन सा एक्शन होगा जो ड्राइव करेगा इसे। तो वो आप सर मतलब लेट से एक आदमी को यूं सोचें कि आप एक आदमी के बारे में ये समझते हैं कि वो ऑनेस्ट है, ठीक है, यानी वाकई समझते हैं कि वो ऑनेस्ट है, ख्याल नहीं है आपका। तो क्या चीज़ें आपके सामने आती हैं उसकी? ज़ाहिर है कि वो बोल तो नहीं रहा, कह तो नहीं रहा कि मैं ऑनेस्ट हूँ, वो क्या करता है कि आपके सामने आता है, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट है ना, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट हैं, यानी कुछ कॉन्सेप्चुअल हैं। मिसाल के तौर पर जब मैं ये कहता हूँ कि बड़ा ऑनेस्ट आदमी है, तो आप मेरे से मतलब क्या कहेंगे कि हाँ हाँ बिल्कुल, आपके सामने बिल्कुल एग्जैक्ट पिक्चर आ गई है? नहीं, वो एग्जैक्ट पिक्चर नहीं आएगी आपकी, एक एक वेग कॉन्सेप्ट आएगा कि वो दयानतदारी से काम कर। दयानतदारी से काम करने का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर ऑनेस्टी का तकाजा ये है कि मुझे जिस चीज़ के पैसे मिलते हैं मैं उसका हक अदा करूँ अपनी मेहनत करके, मिसाल के तौर पर। वुड दैट बी राइट? अच्छा, मैं मेरे से जब कोई जो क्वेश्चन करे कि आपकी ये राय क्यों है, तो बजाय इसके कि मैं डिफेंसिव हो जाऊं, मैं उस क्वेश्चन में अपनी राय की बुनियाद जो है उसको ट्रांसपेरेंटली बयान करूं। मेरे अमल में कोई नॉन ट्रांसपेरेंट चीज़ ना रहे, जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सामने रख दूंगा। अगर कोई आदमी, मेरा बच्चा छोटा जो भी मुझे क्वेश्चन करता है, तो मैं उससे उससे ये नहीं कहूँगा कि तुम कौन हो मुझे सवाल करने वाले, तुम्हें मुझे ट्रस्ट करना चाहिए। नहीं, ट्रांसपेरेंसी रखूँगा मैं अपनी ज़िंदगी में। ये इस तरह के जो है ना, कि किस तरह से किसी की ऑनेस्टी किस तरह नज़र आती है, आपने इसको सोचना है। आपने अपने बारे में नहीं सोचना कि मैं क्या क्या करूँ, आपने ये सोचना है कि जब मैं ये समझता हूँ कि कोई आदमी ऑनेस्ट होता है, तो वो मैं किस तरह समझता हूँ, वो क्या करता है? कुछ करता होगा ना, अपनी गलतियां मान लेता है, अगर उसकी गलती पॉइंट आउट की जाए तो उसको समझना चाहता है। ये सारी चीज़ें आएंगी ना, यानी चाहे वो हो सकता है आपके सामने कोई भी प्रैक्टिकल मिसाल ना हो, आइडियल्स तो होंगे कुछ कि एक ऑनेस्ट आदमी कैसा होना चाहिए। आ रही है जी, कुछ कुछ बनती है सेंस? ये, हाँ, मैं इसे अपने अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो पहले मुझे बाहर ढूंढ। हाँ, मतलब उस तरह से देखिए, मिसाल के तौर पर एक आदमी से मैंने मामला करते हुए मैंने उसको पैसे दिए और उसने मुझे ये कहा कि सर आपने मुझे 100 रुपये ज़्यादा दे दिए। तो ये अब ये जो एक्शन है उसका, ये मेरे जेहन में रह जाएगा ना। ये इससे मैंने ये अब एक जनरलाइज की बात, एक एक लेबल लगाया कि वो एक ऑनेस्ट आदमी है। ये हो सकता है ये लेबल भी गलत हो, लेकिन ये कुछ एक्शंस हैं जिनके ऊपर मैं ये लेबल लगाता हूँ। वो एक्शंस डिटर्मिन करने हैं, क्योंकि असल में हम वो कर सकते हैं, हम ऑनेस्ट नहीं बन सकते, हम असल में वो काम कर सकते हैं जो ऑनेस्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, लॉट ऑफ वर्क हाँ हो जी, चुका ये था होता है। थोड़ा का। और इसमें अच्छा होता है कि अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को शामिल कर सकें, अपनी अहलिया को, अपने बहन भाइयों को, किसी को शामिल कर सकें इसमें ना, वो आपको हेल्प मिल जाएगी काफ़ी लोगों से। और अगर कुछ भी नहीं है तो इस पर हम कोई अगले अगले सेशन में, जो हमारा मेंटल फिल्टरिंग का टॉपिक है, उसमें उसको करने के बाद अगर कोई दूसरा सवाल ना लें तो इस पर काम कर लें, ये ज़्यादा मीनिंगफुल काम होगा। वैसा, थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया सर, यू वेलकम जी। वेरी हेल्प। ये हमारे पास एक सब। मोमेंट, सॉरी जी। सॉरी प्लीज। एक बात सर आपकी, जी जी। आई एम सॉरी। हाँ, तो वो एक मर्तबा जब हमने ज्वाइन करी थी जी, वो क्या बोला करें, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन वाली एक्सरसाइज, नहीं नहीं तब समझ मुझे आई, बहुत फिर कौन सी फील हो रहा एक्सरसाइज था। जी? जो हमारी वो होती है ना जी, क्रिटिकल थिंकिंग वाली जी, राइट राइट राइट। है ना, तो उसके बाद में एक बात कही थी आपने, तब मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इसे फेस करने में। राइट।
जैसे इंग्लिश वगैरह में होती हैं चीजें, मुझे बहुत दो दो दफे देखना पड़ता है लेक्चर। तो Right. उसमें आपने जो बात कही थी कि अभी मत देखो, कुछ दिन बाद देखना जब आप, मैं कहाँ था और अब कहाँ हूँ। Right. तो उसके लिए सर बहुत शुक्रिया आपका। तो मतलब ये आप मुझे अब कॉल ये करना तो आपने, बहुत चेंज है सर। हाँ, ये बहुत ही इस तरह ज्यादा है, से बहुत देखना है। ज्यादा। हाँ, अल्लाह का थोड़ी शुक्र है। मेहनत ज्यादा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत ज्यादा change। तो उसके अल्लाह लिए का सर शुक्र बहुत है बहुत जी, अल्लाह का शुक्रिया। शुक्र है। ये कभी भी देखिए, रोज़ का प्रोग्रेस इस तरह की चीज़ों में गलती सारी ये है कि हम अपने जो जिन चीज़ों में इमीडिएट प्रोग्रेस होती है उसको, क्यों हम अर्जेंसी के प्रिंसिपल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, वो प्रोग्रेस फ़ौरन नज़र आती है। ये जो आप जब वॉक करने जाएंगे ना रोज़, तो ऐसा नहीं होगा कि 10 दिन में आपकी ज़िंदगी में एक चेंज आ जाएगी, नहीं, लेकिन जब आप 6 महीने के बाद पीछे मुड़ के देखेंगे, यू विल हैव अ बिगर स्टेमिना, आपकी एंड्योरेंस ज़्यादा हो चुकी होगी। आपको ये जो ज़िंदगी में इनफैक्ट चीज़ें ट्रांसफॉर्मेटिव होती हैं, जो वाकई फ़ायदा देती हैं, वो प्रोग्रेस में बड़ी ग्रेजुअल होती हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक जी। जी, हमारा वक्त आज का खत्म हो गया। हमारे पास आसिफ का हैंड रेज्ड है। आसिफ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू, अस्सलाम थैंक यू सर। वालेकुम। थैंक यू एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम।